लिमिटेशन एक्ट 1963 एक्ट 1963 पर सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट किसी मामले को किस सीमा के अंतर्गत न्यायालय में आप पेश कर सकते हैं उसी को लिमिटेशन कहा जाता है। ये सिविल मामलों में भी सिविल मामलों में तथा आपराधिक मामलों में कुछ हद तक लागू होता है। इसमें तो पूरी तरह से लागू होता है। सिविल मामलों में लिमिटेशन जो है वो पूरी तरह से लागू होता है। आपराधिक मामलों में कुछ मामलों कुछ हद तक लागू होता है। क्योंकि आज हम इसी के बारे में बता रहे हैं, उसके संबंधित लिमिटेशन एक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सिविल मामलों में लिमिटेशन एक्ट क्या चीज है और इसमें कौन कौन सी चीज का वर्णन है। तो सर्वप्रथम आपको हम शुरू करते हैं। हर एक्ट अधिनियम में डिफिनीशन होता है, जो उसमें टर्म यूज किए जाते हैं उनको परिभाषित कर दिया जाता है। क्योंकि जब भी वो कहीं भी पढ़े जाएंगे उसी आशय के तहत उसी अर्थ के ही साथ वो पढ़े जाने चाहिए। तो परिभाषा डिफिनीशन परिभाषा जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनमें उनकी परिभाषाएं क्या है, उनका डिफिनीशन क्या है। पहला शब्द है आवेदक। आवेदक कौन है? जहां शब्द आता है आवेदक, लिमिटेशन एक्ट के तहत आवेदन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, उसमें ये दिन बातें हैं। नंबर 1 वादी और नंबर 2 कोई भी व्यक्ति जो वादी के हैसियत अनुसार आवेदन कर सकता है। ठीक है, सर्वप्रथम वादी, दूसरा कोई भी व्यक्ति जो वादी का विधिक रूप से तस्दीक है या वादी ने किसी को एथराइज कर दिया है या मेरे बिहार पर आवेदन कर सकते हैं, तो वो भी जो है आवेदक की श्रेणी में आता है। ठीक, तीसरा है किसी विषय वस्तु का भार साधक व्यक्ति। ठीक, किसी विषय वस्तु का भार साधक व्यक्ति। मानो किसी मामले में किसी को डिस्प्यूट है और उसका भार साधक अगर कोई व्यक्ति है, प्रशासक है, तो भी आवेदक की
आएगा। ये सब चीज जो है आवेदक की श्रेणी में आएगा। आवेदक कौन है? प्रथम वादी, कोई भी व्यक्ति जो वादी के हैसियत के अनुसार विधि प्रतिनिधि के आधार पर वादा करता है भी आवेदक होगा, या किसी विषय वस्तु का जो शासक है, शासक है, वो भी आवेदक के रूप में प्रकाशित किया गया लिटिगेशन एक्ट में। आवेदन में याचिका शामिल होती है, माने जो आवेदन किया जाता है उसमें याचिका सम्मिलित है। ठीक है। दूसरा है विनिमय पत्र। दूसरा है विनिमय पत्र। विनिमय पत्र इसके अंतर्गत कौन आते हैं? हुंडी, वाच्य, कहीं भी अगर लिटिगेशन एक्ट में विनिमय पत्र की बात आएगी तो उसके अंतर्गत हुंडी व चेक है, इस रूप से प्रवाचित किया गया। बंध पत्र दूसरा है बंध पत्र। बंध पत्र क्या है? बाध्यता वाला पत्र जिसको कहते हैं, बाध्यता वाला पत्र, उसको बंध पत्र कहते हैं। कोई भी लिखित इसमें आता है, कोई भी लिखित जिसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वयं को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वयं को इस शर्त के साथ, इस शर्त के साथ जो है अन्य व्यक्ति को धन संदाय देने के लिए, धन संदाय करने के लिए बाध्य करता है। इसको बंध पत्र कहते हैं। जहां भी लिमिटेशन एक्ट में बंध पत्र का विवरण आएगा, जिक्र आएगा, तो उसके अंतर्गत ये सब चीजें आएंगी। कोई भी लिखित जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं इस शर्त के आधार पर है कि वो किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को धन संदाय के लिए अपने को बाध्य करना है, इसको बंध पत्र कहा जाता है। दूसरा इसमें है प्रतिवादी। दूसरा टर्म है प्रतिवादी। प्रतिवादी इसे कहते हैं जहां से इसमें प्रतिवादी आता है इस संदर्भ में कोई भी व्यक्ति प्रतिवादी की हैसियत के मुताबिक
वो चलाने के लिए अधिकारी होता है। बाप को चलाने के लिए अधिकारी होता है। दूसरा है कोई भी व्यक्ति जो प्रतिवादी की संपत्ति का भार साधक होता है। भार साधक होता है या प्रशासक होता है। प्रशासक होता है वो प्रतिवादी की श्रेणी में आएगा। इस तरह से एक प्रतिवादी को प्रभावित किया गया है निर्देशन एक्ट 1963 में। सुखाचार क्या है? इसमें जो सुखाचार बताया गया है, जो टर्म है सुखाचार, इजीमेंट राइट। सुखाचार ये होता है जिस संपत्ति का वास्तविक रूप से वो स्वामी नहीं है, लेकिन कई वर्षों से लगभग 20 वर्षों तक बिना किसी अवरोध के किसी दूसरे की जमीन पर वो सुख भोग कर रहा है। क्या कर रहा है? सुख भोग कर रहा है। और सुख भोग किस रूप में हो सकता है? जैसे ये आपका प्लाट है और ये जो है एक का मकान है, ठीक है। वो इस रास्ते से 20 वर्ष तक अनवरत रूप से आता जाता है। ये जमीन बी की है। ये जो है अपने मकान से निकल के बी के जमीन से होते हुए लगातार 20 वर्षों तक आता जाता है। बी ने कभी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया, तो ए को बी की संपत्ति में आने जाने का सुखाधिकार, सुखाचार मिल जाएगा। ठीक, अगर बी ने कोई विरोध नहीं किया तो ए अगर 20 वर्षों तक आता जाता रहा तो उसको सुखाधिकार या सुखाचार मिल जाएगा। ये अधिकार ऐसा है जो अस्तित्व में तो नहीं दिखता, लेकिन आपको सुख भोग से कोई वंचित नहीं कर सकते। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो जिस अधिकार के साथ किसी गैर व्यक्ति की संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, उससे वो व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। जैसे इन्होंने मकान बनाया, ए ने मकान बनाया और खिड़की इधर कर दिया, ठीक। और लगभग 20 वर्षों से अधिक एक खिड़की इनकी यहां खुली रही, हवा और प्रकाश के लिए, हवा और प्रकाश के लिए ये खुली रही। मान लीजिए बी अपने प्लॉट में निर्माण कार्य शुरू कर रहा है, तो वो जो है ए का ये रोशनदान या एक खिड़की बंद नहीं कर सकता, क्योंकि 20 वर्षों से अधिक जो है इसी खिड़की के माध्यम से ए के मकान में हवा और प्रकाश बिना किसी अवरोध के आ रहा जा रहा है। इसलिए जो है बी इसको रोक नहीं सकता है। ए को ये सुखाधिकार प्राप्त हो गया है, ये खुला रहेगा। बी अगर निर्माण करता है तो इसको इतना पोर्शन इसको छोड़ना पड़ेगा।
खोला रखना पड़ेगा, पैक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, उसका हवा प्रकाश नहीं रोक सकता, इसको सूखा चाक बोलते हैं। ठीक है ना। विदेश का जो इसमें टर्म यूज किया गया है, बाहर, भारत से बाहर जो भी चीजें हैं वो विदेश। विदेश का मतलब है भारत को छोड़कर, भारत को छोड़कर कोई अन्य देश। ठीक है। सद्भाव, सद्भाव, सद्भाव माने अच्छे विचार से, अच्छी भावना से जो कार्य किया जाता है उसको सद्भाव के रूप में माना जाता है, सद्भाव। ठीक है। कोई कार्य पर्याप्त सावधानी, सतर्कता, जानकारी, से नहीं अगर किया जा रहा है तो वो कार्य जो है सद्भावपूर्वक नहीं माना जाएगा। अगर कोई कार्य सावधानी पूर्वक किया जा रहा है, सतर्कता पूर्वक किया जा रहा है और सम्यक रूप से ये सब कुछ पालन करते हुए किया जा रहा है तो वो कार्य कैसा किया जा रहा है, सद्भाव पूर्वक किया जा रहा है। अगर इन सब चीजों का अभाव है तो वो कार्य जो है सद्भाव पूर्वक नहीं किया जा रहा है। लिमिटेशन एक्ट में सद्भाव को इस रूप में डिफाइन किया गया, जहाँ ले आएगा इस में पढ़ा जाएगा। ठीक है। कितना बोला? 20 मिनट होने वाला, 18। हाँ, तो ये हो गया पर सीमा अवधि। किसी भी मामले को सक्षम न्यायालय में लाने के लिए और काज ऑफ एक्शन जो बाद का कारण बनता है, विवाद का कारण जो बनता है, जब उत्पन्न होता है वहीं से इसकी सीमा की अवधि शुरू होती है। तो इसकी अनुसूची में प्रत्येक तरह के जो विवाद हैं उनकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत आप किसी सक्षम न्यायालय में रिलीफ हेतु जो है दावा दायर करेंगे। ये नहीं है कि मान लीजिए आज आप कोई खेत, आपके कोई संपत्ति पर कोई व्यक्ति जो है वो गलत ढंग से कब्जा कर लिया है और आप 20-25 साल बाद उसके विरुद्ध दावा नहीं दायर कर सकते, उसका लिमिटेशन है। इतने ही समय के अंतर्गत आप दावा दाखिल करेंगे। तो परसीमा अवधि, जब काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया तो वहीं से वो परसीमा की अवधि चालू हो गई। ठीक है। जैसे आपका ये खेत है, ये खेत है और आप इसमें धान रोपना शुरू करने वाले हैं, धान की रोपाई शुरू करने वाले हैं। एक आदमी आया और आपको मना कर दिया कि आप धान इसमें नहीं रोप सकते। तो काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ? जब उन्होंने आपको धान रोपने से मना कर दिया। तो अब परसीमा अवधि यहीं से स्टार्ट हो गई। मुकदमा दायर करने के लिए परसीमा अवधि जो है वो यहीं से चालू हो गई और अनुसूची में तुलनात्मक रूप से वर्णित है कि किस तरह के वाद या मामलों में कितनी परसीमा है, कितनी परसीमा अवधि के अंतर्गत आप वाद सक्षम न्यायालय में ला सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट हुआ है।